देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी छाती पीट पीट कर बता रहे थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा डील कर लिया है, लेकिन अब 65 घंटे से हो गए हैं लापता, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से गुमशुदा के पोस्टर चिपकाए गए हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंच रहे हैं किसानों का मुद्दा उठाने के लिए। बताएंगे कहां पर किसानों के साथ में बातचीत करने वाले हैं और पहला कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन कहां होने जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में राज्यसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की एक सीट फंस रही थी। दोस्तों इसके बाद एक ऐसा उम्मीदवार मैदान उतारा गया है जिसका समर्थन एआईएमआईएम को भी करना पड़ेगा। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की विपक्षी पार्टियों को लेकर नरेंद्र मोदी के द्वारा नंगई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से बौखलाए पड़े हैं और इस बात से चिढ़ गए हैं कि देश के अंदर सबको पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की झोली में भारत के किसानों को डालकर उनके बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर डाला है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें आज 24 फरवरी 2026 है दोस्तों और 20 फरवरी 2026 को अमेरिका की कोर्ट ने एक फैसला लेते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया था दोस्तों। यानी 4 दिन बीत चुके हैं, तकरीबन 95 घंटे से ज्यादा हो चुका है दोस्तों। इसके बावजूद अभी तक एक नेता जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के कॉमर्स मिनिस्टर यानी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका के साथ में जाकर डील किया था। यानी अमेरिका से व्यापार करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। इनके मंत्रालय कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जाकर अमेरिका के साथ में डील किया था, लेकिन अब 20 तारीख को नतीजे सामने आने के बाद यानी सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के द्वारा ट्रंप के टैरिफ पर बैन लगाए जाने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पीयूष गोयल बताए कि आखिर किसके दबाव में पीयूष गोयल ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना अपने आप फैसला ले लिया और भारत और अमेरिका का डील करवा दिया, जिस कारण से भारत को अमेरिका के साथ डील करने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अब ये डील बदल नहीं रहा। दुनिया भर के और जो देश है वहां पर ट्रंप का टैरिफ 0 हो गया है और भारत के अंदर अभी भी 18% का ट्रंप का टैरिफ लग रहा है, क्योंकि आनंद फानन में पीयूष गोयल ने जाकर अमेरिका के साथ में व्यापार कर लिया, समझौता कर लिया दोस्तों और डील साइन कर लिया। इसी बात को लेकर पवन खेड़ा की ओर से पोस्ट करते हुए कहा गया कि लगभग 65 घंटे हो गए, लेकिन एक आदमी जो दिखाई नहीं दे रहा है वो मोदी सरकार का मंत्री पीयूष गोयल दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पीयूष गोयल को लेकर मिसिंग की रिपोर्ट बता रहा हूं। रिपोर्ट ये है कि 62 साल का ये व्यक्ति है, इसका नाम पीयूष गोयल है और पिछले 65 घंटे से ये गायब चल रहा है, बल्कि अब तो 96 घंटे के आसपास हो चुके हैं और उसका कुछ अता पता नहीं है। आगे कहते हैं कि अगर किसी को ये व्यक्ति दिखाई दे तो उसको याद दिलवा देना कि वो हमारे देश के वाणिज्य मंत्री है, यानी कॉमर्स मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे मौकी कहते हैं वो है। तो उनका काम है अमेरिका के साथ में व्यापार समझौते पर एक बार बयान देना और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर की राय सामने आनी चाहिए दोस्तों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीयूष गोयल घर में छिपकर बैठे हुए हैं और किसी के सामने दिखाई नहीं देते। आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपको कहीं भी पीयूष गोयल का कोई लेटेस्ट वीडियो दिखाई नहीं दे रहा होगा और ये सारे मंत्री मुंह छुपाकर बैठे हैं दोस्तों। इनको पता है कि जैसे ही बाहर निकलेंगे लोग सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि जल्दबाजी में भारत विरोधी डील क्यों कर आ गए आप अमेरिका से। इसका जवाब पीयूष गोयल तो क्या नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है दोस्तों। और इसीलिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर बता दिया और इस बात को लेकर बीजेपी वाले इतना बवाल काट लगे दोस्तों, शांतिपूर्ण आंदोलन को एक बहुत बड़ी साजिश बताने लगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पीयूष गोयल को लेकर कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को हर जगह पर बैनर लगा देना चाहिए कि आखिर हमारा मंत्री कहां चला गया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मंत्री लगभग 96 घंटे हो चुके हैं और मंत्री जी की एक बार भी लोग शक्ल नहीं देख पाए। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर दोस्तों। और आज से कांग्रेस पार्टी ने अपना दंगल शुरू कर दिया है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस पार्टी आज मध्य प्रदेश के अंदर अपनी पहली रैली करने जा रही है, यानी राजधानी भोपाल के अंदर प्रदर्शन करने वाली है पार्टी। जिस कार्यक्रम को किसान महापंचायत और महाचौपाल नाम दिया गया है दोस्तों। इस कार्यक्रम में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और किसानों से बातचीत करते हुए उनको संबोधित किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है दोस्तों। भोपाल के जवाहर चौक पर किसान महापंचायत महाचौपाल का आयोजन किया जाएगा और पार्टी के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर किसानों से बात कर रहे हैं और इस डील के बारे में किसानों को बता रहे हैं कि ये कितना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिकार के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित कई और लोग मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया से लेकर तमाम इन्फ्लुएंसरों को भी बुलाया गया है दोस्तों। ऐसे में ये बड़े स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है। बीजेपी वालों को लग रहा था कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को बदनाम कर देंगे और कह देंगे कि एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस पार्टी ने दुनिया भर के अंदर देश की बदनामी कर दी है। तो उसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस के काम पर कांग्रेस
पार्टी नजरें झुकाकर घर में जाकर बैठ जाएगी, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो कहना चाह रही है दोस्तों वो केवल एक ही मुहावरे में समेटा जा सकता है। कांग्रेस साफ तौर पर बोल रही है कि कोई खेत नहीं होगा, सब खेत चलेंगे, यानी किसानों के खेत में जाकर किसानों से बातचीत की जाएगी और कोई खेत कोई भी दुख नहीं है। आंदोलन करने को लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ी है। जब किसानों की डील की बात है, किसानों के जीवन मरण की बात है, तो कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से संघर्ष में तत्पर रहेगी। ऐसे में राहुल गांधी की आज किसान महाचौपाल में क्या क्या बातें आएंगी दोस्तों, ये बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि बीजेपी का कॉमर्स मिनिस्टर यानी वाणिज्य मंत्री दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी धीरे धीरे करके और भी कई सारे मिनिस्टर गायब होते हुए नजर आएंगे और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सामने बिल्कुल नहीं टिक रहे हैं। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी की भाषा में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने एक ऐसा इक्वेशन बनाया है दोस्तों, एक ऐसा समीकरण बनाया है कि AIMIM को ना चाहते हुए भी विपक्ष को सपोर्ट करना पड़ेगा। दरअसल खबर यह है कि 16 मार्च को बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दोस्तों राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं बिहार के अंदर, जिसमें से 5 सीटें इस बार खाली हुई है और एनडीए गठबंधन के पास टोटल मिलाकर 202 का आंकड़ा है, यानी 5 सीटें खाली हुई है। और अगर 243 टोटल विधायक है दोस्तों बिहार में, तो 243 को अगर 5+1 यानी 6 सीट से डिवाइड कर दिया जाए तो 243/6 के हिसाब से लगभग 40 का आंकड़ा बनता है। दोस्तों उसमें एक और जोड़ने के बाद जो फॉर्मूला होता है वो ये कि 41 विधायकों का समर्थन चाहिए एक सीट को जीतने के लिए और एनडीए गठबंधन के पास टोटल 202 विधायकों का समर्थन है, यानी 41 विधायकों का एक सीट और 202 का मतलब एनडीए गठबंधन यहां पर 4 सीटें आराम से जीत सकता है, यानी 164 का आंकड़ा उनके पास है, तो आराम से 4 लोगों को राज्यसभा भेज सकते हैं। अब जो एक सीट बची है उसको लेकर संघर्ष हो रहा है दोस्तों। 164 विधायक तो 4 जने को जिताने में खप जाएंगे, तो एनडीए गठबंधन के पास बचेंगे टोटल 38 और विधायक, और इनको 41 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए 3 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। जबकि बिहार के अंदर महागठबंधन की टोटल सीटें 35 और 41 तक का आंकड़ा पहुंचने के लिए इनको 6 और सीटों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। 6 सीट 6 और ज्यादा विधायकों का समर्थन कैसे मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इसके बाद अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो ये कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा कार्ड खेलते हुए फैसला लिया है कि उनको AIMIM के 5 विधायकों का समर्थन चाहिए किसी भी कीमत पर, और 5 AIMIM के और 1 BSP का समर्थन मिलेगा तो आराम से 41 का आंकड़ा पहुंच जाएगा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता जीत कर जा सकता है दोस्तों। ऐसे में अब एक सीट को लेकर संघर्ष इतना बड़ा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा फैसला लिया है और समीकरण को देखते हुए बीजेपी के एनडीए गठबंधन के समीकरण को ध्वस्त करने के लिए एक उम्मीदवार को आगे करने का फैसला लिया है दोस्तों, और वो है बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिवार से आने वाली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब, और उनको आगे बढ़ाकर चुनाव में लड़वाया जा सकता है दोस्तों। इससे फायदा ये होगा कि AIMIM के जो 5 विधायक है वो पूरी तरीके से शहाबुद्दीन परिवार के साथ में खड़े नजर आएंगे और आंकड़ा विपक्ष का आराम से 41 के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि बसपा के जो एक जीते हुए उम्मीदवार है दोस्तों वो भी शहाबुद्दीन परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे में विपक्ष ने ये एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है और इसके लिए भाई वीरेंद्र की ओर से जानकारी दी जा रही है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता की ओर से। हालांकि दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर अभी ऑफिशियल तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन समीकरण यही है जिससे विपक्ष सीट को बचा सकता है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर शंकराचार्य जी को फंसाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र रचा गया दोस्तों की लोग सोचकर भी हैरान हो गए हैं कि शंकराचार्य के खिलाफ ऐसी साजिश रची जा सकती है। दरअसल हुआ यह है कि हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे ने एक व्यक्ति को, एक पत्रकार को दबाव बनाकर कहा कि आप FIR दर्ज करवाइए, मामला दर्ज करवाइए शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती के खिलाफ और उन पर आरोप लगाइए कि उन्होंने छोटी बच्चों के साथ में यौन शोषण किया है, उनका शोषण किया है और इस पूरे मामले पर उनको फंसाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों आशुतोष पांडे नाम का हिस्ट्री शीटर शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए पूरा का पूरा प्लान तैयार कर रहा था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती को अपनी छोटी बच्ची के झूठे यौन शोषण में फंसाने हेतु हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे ने जिस व्यक्ति को आर्थिक सहयोग का प्रलोभन दिया दोस्तों, उस व्यक्ति ने खुद आकर सबके सामने इस बात को स्वीकार किया है कि शंकराचार्य जी को फंसाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया और इस पत्रकार पर दबाव बनाने के लिए पूरे तंत्र का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। और आशुतोष पांडे नाम का हिस्ट्री शीटर है जिसने पूरी तरीके से प्लानिंग की थी, लेकिन जिस व्यक्ति पर दबाव बनाया गया दोस्तों उन्होंने खुद शंकराचार्य के सामने आकर यह पूरी बात बताई और शंकराचार्य जी से माफी मांगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती ने इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक परिवार सहारनपुर में मेरे पास आया, सहारनपुर से मेरे पास आया। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम आशुतोष महाराज है, उसने कहा कि तुम्हारी एक नाबालिग बेटी है, उसका नाम लेकर अभिमुक्तेशानंद सरस्वती पर आरोप लगा दो, बदले में हम तुम्हें उसकी शादी के लिए बहुत सारा पैसा देंगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती की ओर से उस व्यक्ति को भी पेश किया गया मीडिया के सामने। दोस्तों ये साफ तौर पर बहुत गंभीर मामला है और आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि शंकराचार्य जी को फंसाने के लिए इस लेवल पर लोग गिरेंगे दोस्तों। और गिर क्यों रहे हैं इसका केवल एक ही
एक कारण है और कारण ये है कि वो अपनी बातों को जोर शोर से लोगों के सामने उठा रहे हैं और बीजेपी सरकार के रास्ते के निशान का पालन नहीं कर रहे बल्कि खुद से सवाल पूछ रहे हैं और इसीलिए पूरा इकोसिस्टम स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती के खिलाफ लगा दिया गया है। इस पर आप लोगों की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें बुधवार यानी कल नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इजरायल के दौरे से पहले नरेंद्र मोदी के भाषण के बहिष्कार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल का दौरा वहां की घरेलू राजनीति यानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए काफी ज्यादा चर्चा का मामला बन चुका है। दोस्तों विपक्ष के जो नेता है इजरायल के अंदर यानी नेतन्याहू के खिलाफ जो करते हैं याइर लैपिड, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायली संसद को संबोधन के बहिष्कार करने की धमकी दी है। 25 फरवरी को नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे के लिए इजरायल जा रहे हैं, यानी कल इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में इजरायल के विपक्षी नेता लैपिड ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस आइजैक अमित को विशेष सत्र के दौरान नहीं बुलाया जाता जब नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो फिर वो भी संबोधन का बहिष्कार करेंगे। नरेंद्र मोदी संसद में बोल रहे होंगे और मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता वहां पर मौजूद नहीं रहेगा, यानी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस कारण से नरेंद्र मोदी के भाषण के बहिष्कार करने को लेकर, बॉयकॉट करने को लेकर यह बयान दिया गया है। दोस्तों इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी या बीजेपी या किसी को भी ऐसे मामले पर दूरी बनानी चाहिए। किसी भी देश के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर किसी व्यक्ति के जाने से कोई हड़कंप बसता है तो दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में सरकार में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और फिर अगर वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो भारत इजराइल के संबंध खराब ना हो। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति से, हर नेता से बातचीत चलती रहनी चाहिए। ऐसे में विपक्ष के जो वहां के नेता है उन्होंने जो धमकी दी है इस पर अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी सरकार को नरेंद्र मोदी को सोच विचार करना चाहिए और नरेंद्र मोदी के संबोधन में अगर विपक्ष का नेता नहीं आएगा दोस्तों तो ये एक तरीके से अपमान करने वाली बात होगी। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि किसी देश के डोमेस्टिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और डोमेस्टिक राजनीति को देखते हुए ही कदम उठाना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों योगी आदित्यनाथ पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कुछ ऐसा बोल दिया, इसे लेकर अब चर्चाएं काफी तेज हो गई है। दरअसल हुआ ये कि अपने तेज तर्रार बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले इरफान ने एक बयान देते हुए नारायणपुर के अंदर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के दौरान अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो गरीबों का कल्याण होगा और कोई भेदभाव नहीं होगा। मंत्री सोमवार को एक सड़क के निर्माण कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोस्तों और विकास की रफ्तार तेज होगी, ये भी उनका बयान आया है। ऐसे में यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सरकार के दौरान अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। संवैधानिक पोस्ट पर बैठा भेदभाव कर रहा है व्यक्ति, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की तो मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि यह विवादित बयान है। दोस्तों इसमें क्या विवादित बयान है? योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के दौरान सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाइयां होती है और बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध डंके की चोट पर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे परिवार, पूरे समाज को सजा नहीं दिया जा सकता। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है न्याय सिद्धांत का, जस्टिस सिस्टम का। दोस्तों इसके बावजूद बुलडोजर का अन्याय प्रदेश की जनता के ऊपर लगातार हो रहा है और इसी मामले को उठाते हुए इरफान अंसारी की ओर से बयान दिया गया। अगर आप भी मानते हैं कि इरफान अंसारी ने एकदम 100% सही बात बोली है तो राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसी के साथ में झारखंड के अंदर एक ऐसा बवाल हुआ कि डीएसपी भी घायल हो गए। हुआ ये कि मारपीट, टकराव और गोलीबारी और हिंसा की खबरों के बीच में झारखंड के अंदर निकाय चुनाव खत्म हो गए। बीते दिन राज्य के अंदर 62% लोगों ने वोट डाला। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 32 पर मतदान के दौरान हाथापाई घटना सामने आई, जहां पर चास डीएसपी प्रवीण सिंह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए KM मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसे में दोस्तों लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक बात क्लियर हो गई है कि चुनावी हिंसा झारखंड के अंदर भी काफी ज्यादा है। दोस्तों ऐसे में देखते हैं रिजल्ट किस तरीके का यहाँ का आता है। निकाय चुनाव के रिजल्ट घोषित होंगे तब पता चलेगा कि आखिर चुनाव के नतीजे किस प्रकार होते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन खुद यहाँ पर वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले थे। दोस्तों कई तरीके के बड़े बड़े नेता निकले थे। तो भी अपडेट आएगी दोस्तों, आप तक लगातार जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी सुल्तानपुर के कोर्ट में पेश होने के लिए गए तो एक बार फिर से उन्होंने सुल्तानपुर के अंदर रामचेत मोची जी के परिवार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने परिवार से उनका हालचाल जाना। रामचेत मोची जी के परिवार से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो पूरी तरीके से परिवार के साथ में खड़े हैं और परिवार के बच्चों को भी आशीर्वाद देकर आए हैं। राहुल गांधी उन्होंने काफी मदद की है परिवार की। और जब रामचेत मोची काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे दोस्तों, जब काफी ज्यादा उनकी तबीयत खराब थी तो राहुल गांधी ने उनका इलाज कराने का पूरा प्रबंध किया था। हालांकि बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी परिवार से सीधा जुड़ गए हैं और जब भी सुल्तानपुर कोर्ट जाते हैं तब वो जरूर रामचेत मोची जी के परिवार से मुलाकात करते हैं। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। दोस्तों सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो में वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एफटीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया और नरेंद्र मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपने अमेरिका से ट्रेड डील करके देश को ट्रंप के हाथों बेच दिया। पूरा देश जानना चाहता है कि अडानी पर अमेरिका केस चला रहा है। आपकी रातों रात इस बात को लेकर नींद उड़ी हुई है, रातों की नींद उड़ी हुई है और बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को लेकर ये हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर जो बयान दिया था यूथ कांग्रेस के लोगों को लेकर, दोस्तों राहुल गांधी पूरी तरीके से यूथ कांग्रेस के साथ में डंके की चोट पर खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं आ पाए कारण एमएम नरवणे की किताब नहीं, एफटीन नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ में जो डील किया, जो शर्म की बात है देश के लिए, उस कारण से नरेंद्र मोदी संसद के अंदर नहीं आए। मोदी पूरी रात सो नहीं पाते हैं, वे डरते हैं। मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका 1 मिनट 50 सेकंड का पूरा वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में राहुल गांधी जो मोटे मोटी बातें बोलते हैं वो बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए डील पर निशाना साधते हैं और एफटीन फाइल में हरदीप पुरी के नाम पर सवाल खड़ा करते हैं और कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ में डंके की चोट पर खड़े होने की बात कहते हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर बोल रहे हैं कि आप हमारे पार्टी के बब्बर शेर हो, आपको पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डटकर मुकाबला करते रहिए, मैं भी इन लोगों से लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। इसी के साथ में दोस्तों वाम समर्थित छात्र संगठनों की ओर से साझा किए गए वीडियो में नकाबपोश लोगों को परिसर में पथराव करते हुए देखा जा सकता है। वाम छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि जब वे प्रदर्शन के लिए परिसर में इकट्ठा हुए तो एबीवीपी के सदस्यों ने उन पर पथराव कर डाला। जेएनयू परिसर में रविवार को 1:30 बजे कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वामपंथी रुझान वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ यानी जेएनएसयू के द्वारा कुलपति शांति श्री के खिलाफ इस्तीफे और निष्कासन के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर रविवार को पूर्वी गेट पर समता जुलूस निकालने का आह्वान किया गया था। दोस्तों प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मार्च में शामिल छात्रों से संवाद करने के बजाय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को उनसे भिड़ने दिया। हालांकि एबीवीपी ने आरोप को खारिज करते हुए वाम समर्थित संगठनों पर झड़पों को भड़काने और घटना के बारे में गलत सूचना फैलाने के आरोप लगाए। अब कुल मिलाकर दोस्तों वाम मोर्चा के जो छात्र संगठन है वे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कुलपति से लेकर अन्याय का पूरी तरीके से विरोध किया दोस्तों, जिस कारण से काफी विवाद भी हुआ। और ऐसे में अभी हाल फिलहाल के अंदर जेएनयू इस बात को लेकर चर्चा में था। एक महिला तथाकथित पत्रकार जो अपने आप को विक्टिम बताती है वो दावा करती है कि उसके ऊपर हमला किया गया। बाद में पता चलता है कि उस महिला के नाम पर जेएनयू की छात्राओं के ऊपर हमला किया गया था पुलिस थाने में और बवाल लगातार इस मामले को लेकर जारी है। दोस्तों इसी के साथ में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक और बयान आता है। सामाजिक भेदभाव और विभाजन की प्रवृत्तियों पर करारा प्रहार करने का एक नाटक करने की कोशिश करते हुए भागवत कहते हैं कि मंदिर, पानी और शमशान पर सभी का अधिकार एक तरीके का समान अधिकार होना चाहिए। उन्होंने 2 टूक संदेश दिया कि समाज को बांटने वाली मानसिकता अब बदलनी होगी क्योंकि बंधु भाव के बिना कोई व्यवस्था टिक नहीं सकती। भागवत ने सामाजिक समरसता को राष्ट्र की मजबूती से जोड़ते हुए कहा कि आस्था स्थल हो या जीवन के अंतिम संस्कार से जुड़े स्थान हो, इन पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने दोहराया कि सामाजिक विभाजन का कोई प्राविधान शास्त्रों में नहीं है। स्वार्थ के कारण व्यवस्था में भेद पैदा किए गए जिससे अब पूरी तरीके से समाप्त करना होगा। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत को किसी विदेशी आक्रमणकारी ने अपनी ताकत से नहीं बल्कि समाज के फूट ने विदेशी ताकत को यहाँ पर शासन का अवसर दिया। ऐसे में दोस्तों जाति व्यवस्था के खिलाफ बयान देते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो बातें बोल रहे हैं वो केवल प्रैक्टिकल बातें तो नहीं है, केवल बोलने वाली बातें हैं और वो कहीं ना कहीं इस मामले पर चीजों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश में सबको पता है दोस्तों की भेदभाव किस स्तर पर है। और चाहे मंदिरों में भेदभाव का मामला हो, पानी को लेकर भेदभाव हो, कुएं को लेकर भेदभाव हो या फिर शमशान घाट को लेकर भेदभाव हो, गाहे बगाहे ये मामले देश के अलग अलग कोनों से सामने आ ही जाते हैं। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ राहुल गांधी इंदिरा भवन में कई लोगों से मुलाकात कर रहे थे दोस्तों। राहुल गांधी ये जो मुलाकात कर रहे थे वो बहुजन एक्टिविस्टों से मुलाकात कर रहे थे, यानी बहुजन समाज से जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट हैं जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, समाज में चेतना फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने तस्वीरें शेयर की है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुजन समाज से आए हुए सारे एक्टिविस्ट है और इनसे बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। इसमें पंजाब से आए हुए बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि बैंकों को बीमा बेचना बंद करना चाहिए और अपने असली काम पर ध्यान देना चाहिए, यानी बैंकिंग काम पर ध्यान देना चाहिए। कोई इंश्योरेंस कंपनी बनकर बीमा बेचना बंद करना चाहिए। बैंकों को बीमा से काफी प्रॉफिट होता है, इसलिए बैंक वाले अपने कोर बिजनेस से हटकर बैंक बीमा बेचने में लगा हुआ है। इस बात को लेकर नाराजगी जता रही है निर्मला सीतारमण दोस्तों। लेकिन बैंक वाले भी कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं क्योंकि लेन देन से तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल नहीं रहा, उनको बीमा बेचकर ही प्रॉफिट मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों सुबह सुबह एक बड़ी खबर बीते दिन आती है और इस खबर में बुरी खबर में बताया जाता है कि मुकुल रॉय अब हमारे बीच में नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार के
नंबर 2 नेता के तौर पर एक टाइम में जाने जाते थे, बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए दोस्तों। पूर्व मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से इनका 36 का आंकड़ा था। फिर इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया और उसके बाद इनके घर पर छापे भी पड़े थे दोस्तों और करोड़ों रुपए वसूलने का भी दावा किया गया था। बाद में अस्पताल में भर्ती हुए तो इनकी एक तस्वीर आई थी जिसे लेकर सवाल खड़ा हुआ था और आज हमारे बीच में नहीं है। आप लोग उनके बारे में अपनी राय जरूर लिखिए, बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा 39A के तहत हो रहे बेतहाशा भूमि रूपांतरण के खिलाफ गोवा में जनता ने जबरदस्त गुस्सा दिखाया है दोस्तों। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री विश्वजीत राणे के घर का घेराव करते हुए प्रदर्शन करते हुए कहा कि गोवा के अंदर पूरी तरीके से गोवा को बदल कर रखा जा रहा है, यानी गोवा को एक प्राकृतिक तौर पर स्थिर जगह की जगह उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उसमें इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और इतने तरीके के प्लानिंग के तहत घर बनाए जा रहे हैं, दीवारें कंक्रीट खड़ा किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वातावरण और आसपास का पर्यावरण पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है और इन्हीं कारणों के साथ विरोध किया जा रहा है। बेतहाशा भूमि के रूपांतरण को लेकर सवाल है दोस्तों, यानी जो एग्रीकल्चर की जमीनें हैं, फार्म की जमीनें हैं, उसे कन्वर्ट करके बड़े बड़े होटल वगैरह बनाए जा रहे हैं। साथ साथ क्योंकि बहराइच में बच्चों को बांटने के लिए लाई गई 16,000 किताबों को 4 रुपए किलो के हिसाब से कबाड़ी को बेच दिया गया। ट्रक में लोड करके किताबें उत्तराखंड भेजी जा रही थी, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, किताबें बेचा जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति। और जब ये सवाल पूछो दोस्तों तो योगी सरकार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।